हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम आवर चैनल यूपीएससी एक्सेस। आज हम पढ़ने वाले हैं ओशन करंट्स के बारे में। ठीक है, चैप्टर 14 है हमारा, ज्योग्राफी क्लास 11। चैप्टर का नाम है मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर। एनसीईआरटी चल रही है। ठीक है, देखो मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर ये हमने कर लिया। इसमें मेजरली 3 टॉपिक्स थे। ठीक है, एक हमारा था वेव्स, एक हमारा था टाइड्स, और ये अब हमारा तीसरा है ओशन करंट्स। ठीक है, इस टॉपिक के खासा बता दूं, वेव्स और टाइड्स हमारा हो गया। ठीक है, ओशन करंट्स आज हम कर रहे हैं। स्टार्ट किया है, 2-3 क्लासेस लगेंगी, छोटे छोटे टॉपिक्स में बनाऊंगा मैं। पहला ये ओशन करंट हो गया, फिर टाइप्स ऑफ करंट्स हो गया, मेजर करंट्स कौन कौन से उनके बारे में हम कवर करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजें आपको आज की क्लास में आपको थोड़ी वेग लगे, एकदम से समझ में थोड़ी दिक्कत हो कि यार ऐसा कैसे हो गया, मतलब क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है क्योंकि ओशन करंट्स थोड़ा सा वेग टॉपिक है ही। इनफैक्ट ज्योग्राफी है ही पूरा वेग। क्यों है वेग नहीं बोलूंगा, लेकिन ज्योग्राफी में समझने में, कंसेप्ट को समझने में दिक्कत आती है कई बार। क्यों आती है? क्योंकि ज्योग्राफी में ऐसा नहीं है कि ये रीजन है और ये आउटकम है। ऐसा नहीं होता, बहुत सारे रीजंस होते हैं, ये सब मिलकर काम करते हैं, सब मिलकर अपना इंपैक्ट डालते हैं, तब जाकर के आउटकम निकलता है। सब एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं। ठीक है, और जहां बैलेंस आउट नहीं हो पाता, वो जो फिर निकलता रिजल्टेंट, वो हमारा आउटकम होता है। जैसा कि मैंने आपको वेदर के केस में भी बताई थी, क्लाइमेट के केस में भी बताया था कि कोई अगर ट्रॉपिक्स में जनरल टेम्परेचर हाई रहता है, लेकिन अगर एलिवेशन ज्यादा है, माउंटेन है यहाँ पे, तो माउंटेन पे थोड़ी ना टेम्परेचर हाई रहेगा। माउंटेन पे तो क्या होगा, माउंटेन पे टेम्परेचर कम रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, वैसे हवा में जो है वो ठंडी होती जाती है। रीजन मैं बता चुका हूं। तो यहाँ पे जो है वो ट्रॉपिक वाला जो फैक्टर है, ट्रॉपिक्स वाला, वो माउंटेन्स ने ओवरशैडो कर लिया, है ना। रिजल्टेंट क्या निकला? ये निकला। तो वही सब चीजें जो हैं ओशन करंट्स में भी आने वाली हैं कि रिजल्ट जो निकलेगा वो डिफाइन करेगा कि आपका मतलब ओशन करंट जो किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं। ठीक है, तो एक चीज जो यहाँ पे देखने वाले वो ये है कि वेव्स के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था कि वेव्स क्या होता है। ये समुद्र है, ये हमारा, इसमें ये इस तरीके से पानी जो है, पानी इधर जाएगा फिर इधर आएगा, ये वेव्स है, इसमें एक्चुअल मूवमेंट नहीं हो रही। ठीक है, टाइड्स में क्या था? टाइड्स में भी यही था। टाइड्स में क्या था कि जब बिकॉज ऑफ द मून, फोर्स ऑफ द मून, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, पानी को जब वो खींचता है, पानी ऊपर उठता है तो थोड़ा इस तरफ को आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? जो किनारे की तरफ है, बाहर की तरफ आ जाता है, और दूसरी तरफ से कम हो जाता है। इसी तरीके से दोबारा फिर उल्टा ऐसे ही होता है, यहाँ पे कम हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। ये था। तो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं हो रही है, पानी बस हिल डुल रहा है इस तरीके से, दोनों ही में, वेव्स में भी टाइप्स में भी। ओशन करंट्स में एक लोचा अलग आ गया। ओशन करंट्स में एक्चुअल मूवमेंट ऑफ वाटर हो रही है। मतलब अगर ये हमारा कोई ओशन है तो पानी यहां से आगे बढ़ रहा है, पूरा घूम के आ रहा है। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ वाटर हो रही है। जनरली ये मूवमेंट सर्कुलर फैशन में होती है, और ये सर्कुलर फैशन सरफेस के ऊपर भी हो सकता है और कई बार पानी के नीचे से भी हो सकता है। थोड़ा सा वेग लग रहा होगा, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, धीरे धीरे बताऊंगा मैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये? इसीलिए, क्योंकि ये पानी की एक्चुअल मूवमेंट होती है, इसीलिए हम ओशन करंट्स आर लाइक रिवर फ्लो इन द ओशन। ओशन के अंदर रिवर की तरह बोलते हैं। जिस तरीके से लैंड पे रिवर फ्लो करती हुई जाती है, पानी पहाड़ों से उतरता है और प्लेन से होकर के समुद्र में जाकर मिलता है ना, ये होता है जनरली। उसी तरीके से ओशंस में भी पानी एक जगह से चलता है और फिर दूसरी जगह पूरा ट्रैवल करता है। कई बार वो सर्कुलर फॉर्मेशन हो जाती है, कई बार नहीं होती। जैसे इंडियन ओशन में सर्कुलर फॉर्मेशन नहीं होती करंट की। ठीक है, वो बात की बात है। दे रिप्रेजेंट ए रेगुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखो, एक बात तो हमें यहाँ पर पता चल गई, ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, जो वॉन्डर कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है ओशन में, इधर उधर नहीं घूम रहा, वो रेगुलर होता है। ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं है। नदियां, जैसे नदियां रेगुलर है, ऐसे वो भी रेगुलर है इन ए डेफिनेट पाथ, और उनका पाथ भी डेफिनेट है नदियों की तरह, और डायरेक्शन भी रेगुलर है। अगर कोई ओशन करंट यहां से यहां जाता है, इस डायरेक्शन में, इस रास्ते से, तो वो इसी डायरेक्शन में जाएगा, इसी रास्ते से जाएगा। क्यों? रीजन, उसका रीजन ये कि जो जो फोर्सेस उनको इंपैक्ट करती हैं वो भी रेगुलर है।
फोर्सेस ज्योग्राफी में इंपैक्ट करने वाली ऑब्वियसली बात है। अब घूसा से तो मैं उसको इंपैक्ट करूंगा नहीं, या धक्का देके तो नहीं चलाऊंगा। फोर्सेस कौन कौन सी हो सकती है? विंड हो सकती है, विंड रेगुलर है कि नहीं है ना? क्या हो सकता है? डेंसिटी, सैलिनिटी, यही सब चीजें हो सकती हैं। टेम्परेचर हो सकता है, इन सब का एक पैटर्न है। इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, पोल्स की तरफ कम होता जाएगा, होगा ना? तो ये जब चीजें रेगुलर हैं, जो चीजें इन्फ्लुएंस करने वाली हैं, इतना टाइम हो गया आपको ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते, अब आपको समझ आ जाना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं कि ओशन करंट्स हैं, तो ओशन करंट्स के ओरिजिन का भी कोई रीजन होगा, और उस ओरिजिन के लिए कोई फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होंगी। वो फोर्सेस गिनी चुनी ही होंगी, या तो प्लेट टेक्टोनिक्स होगी, अर्थ मूवमेंट फोर्सेस होंगी, या जो एक्स्ट्रा दूसरी फोर्सेस होती है, जैसे विंड हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी, सॉलिनिटी, अर्थ के ओशन के केस में, यही सब फोर्सेस तो होंगी। और क्या होगा इसके अलावा, है ना? वही सब जो हमने पढ़ रखा है। कैसे इनका इम्पैक्ट करती है वो हमें देखना है। अगला क्या कह रहा है? ओशन करंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टू टाइप्स ऑफ मेजर फोर्सेस। अब जो फोर्सेस ओशन करंट्स को इन्फ्लुएंस करती हैं या उनके ओरिजिनेशन में हेल्प करती हैं, वो दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है ऑब्वियसली प्राइमरी फोर्सेस, जो डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं, दैट इनिशिएट द मूवमेंट ऑफ वाटर। पानी अभी ठहरा हुआ है, अब इस पानी की मूवमेंट स्टार्ट करानी है, तो जो फोर्सेस मूवमेंट स्टार्ट कराने में हेल्प करेंगी उनको हम प्राइमरी फोर्सेस कहते हैं। दूसरी कौन सी है? सेकेंडरी फोर्सेस, दैट इन्फ्लुएंस द करंट टू फ्लो। कि अब पानी स्टार्ट तो हो गया है, लेकिन उसको कैरी ऑन करे जाना है, या उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, है ना? वो सब क्या होती हैं? वो होती हैं सेकेंडरी फोर्सेस। ठीक है। प्राइमरी फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस करंट्स आर, प्राइमरी फोर्सेस कौन कौन सी है? हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, विंड, मैंने क्या बोला था, वही सब फोर्सेस है। हीटिंग का मतलब क्या है? टेम्परेचर पे इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? विंड, ग्रेविटी और कोरियोलिस फोर्स। देखो ये तीनों तो आपको समझ आ गई होगी। हीटिंग बाय सोलर एनर्जी भी समझ आ गया होगा, विंड भी समझ आ गया होगा, ग्रेविटी समझ, कोरियोलिस भी समझ आ गया होगा। कोरियोलिस कैसे समझ आएगा? जब अर्थ घूमेगी और पानी भी उस पर चल रहा है। मान लीजिए अर्थ हमारा और पानी चल रहा है, तो रूल क्या कहता है? हमने रूल पढ़ा हुआ है कि वाटर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड को डिफ्लेक्ट करेगा। कोई मूवमेंट होगी तो डिफ्लेक्ट करेगा ना, तो ये कोरियोलिस फोर्स का इंपैक्ट हो गया। ग्रेविटी का क्या इंपैक्ट है? हालांकि अभी मैं डिटेल में बताने वाला हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिंट देता हूं। ग्रेविटी का इंपैक्ट ये है कि अर्थ पे सभी जगहों पे ग्रेविटी एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग टाइप की ग्रेविटी होती है। कहीं ज्यादा कहीं कम है, और जहां ज्यादा होगी वो पानी को नीचे की तरफ ज्यादा खींचेगी, और जहां ग्रेविटी कम होगी उधर का पानी को नीचे की तरफ फोर्स उतनी ज्यादा नहीं लगेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, एक वो बन जाए, एक ग्रेडियंट बन जाएगा कि पानी एक तरफ से ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है। जब पानी नीचे की तरफ जाएगा तो जहां ग्रेविटी कम है वो वाला पानी उस जगह को भरने के लिए भागेगा। हालांकि होता बहुत कम अमाउंट में है पानी का डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फ्लो चलाने के लिए, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत है। ठीक है, सारे फैक्टर्स काम करते हैं ना। फिर समझ आया? चलिए अब इन सबको हम जरा डिटेल में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि चार फैक्टर्स बताए थे, ग्रेविटी, वो हीटिंग, विंड, ग्रेविटी और कोरियोलिस फोर्स। ये चार फैक्टर की वजह से क्या होता है? इनिशिएशन होता है इस चीज का, ओशन करंट्स का। वाटर मूवमेंट स्टार्ट होती है ओशंस के अंदर। लेकिन कैसे होती है? मैकेनिज्म क्या है इसका? देखो मैकेनिज्म ये है, पहली बात तो कि विंड तो सही, देखो विंड का तो आप समझ गए होंगे, ये पानी है, विंड ऊपर से जब ब्लो करेगी तो अपने साथ पानी को वो धक्का देगी, ये तो आप समझ ही रहे हो, इसको तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बाकी इन दो केसेस में, हीटिंग में और ग्रेविटी में, ग्रेडियंट काम करता है। ग्रेडियंट काम क्या क्या करता है? किसी वजह से ऐसा हो जाता है कि ये मान लो ये वाटर लेवल है, लेकिन दो जगहों का वाटर लेवल में डिफरेंस आ जाता है इस तरीके से। थोड़ा माइनर डिफरेंस है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आ जाता है सी के लेवल में, विच इज थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर स्प्रेड। उसके हिसाब से देखा जाए तो ये डिफरेंस बहुत माइनर है, लेकिन ये चीज है, यही जो ग्रेडियंट है, ये पानी की मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए बहुत है। ठीक है, अब ये ग्रेडियंट आया, यहां पे पानी क्या हो रहा है? ज्यादा है, यहां पे पानी कम है, स्लोप, तो स्लोप डेवलप हो गया, तो पानी इधर से इधर आना स्टार्ट कर देगा। अब ये होता कैसे है? सबसे पहले इसका रीजन हीटिंग हो सकती है। क्या होता है हीटिंग में? बाय सोलर एनर्जी कॉजेज द वाटर टू एक्सपेंड।
जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी की वजह से जब हीटिंग होती है तो पानी फैल जाता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, है ना। दैट्स वाई नियर द इक्वेटर द ओशन वाटर इज अबाउट 8 सेंटीमीटर हायर इन लेवल देन इन मिडिल लैटिट्यूड्स। ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा मिडिल लैटिट्यूड है। यहां से यहां में 8 सेंटीमीटर तक का डिफरेंस होता है। यहां पे 8 सेंटीमीटर ज्यादा लेवल होता है सी लेवल का, सेम जो पानी का यहां पे लेवल 8 सेंटीमीटर कम होगा। तो ग्रेडियंट तो डेवलप हो गया ना, पानी अपने आप बहना स्टार्ट कर देगा। ध्यान रखना जनरल सर्कुलेशन जो है वो इक्वेटर से पोल की तरफ है, सेम एज इट वाज इन द विंड्स इन द केस ऑफ एयर करंट्स। ठीक है, जो केस था ना कि एयर करंट्स जो थे हमारे, जो हमारे विंड्स वगैरह थी, वो भी क्या करती है, वो भी इक्वेटर से पोल की तरफ फ्लो करती है। इसी तरीके से जो इसका भी जनरल सर्कुलेशन है वो भी इक्वेटर से पोल की तरफ ही होता है। क्यों? पहला रीजन तो हीटिंग ही हो गया, हीटिंग यहाँ पे ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा होता है तो पानी जो होता है वो फैल जाता है, और यहाँ फैल रहा है तो यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 8 सेंटीमीटर कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब सिकुड़ेगा। ठीक है, 8 सेंटीमीटर तक का डिफरेंस आ जाता है तो पानी इधर की तरफ बहना स्टार्ट कर देता है। दिस कॉजेज a very slight gradient and water tends to flow down the slope। इसकी वजह से ग्रेडियंट डेवलप होता है, पानी जो वो स्लोप के हिसाब से बहना स्टार्ट कर देता है। ये समझ आ गया? चलिए अगला हमारा क्या बोल रहा है, विंड के बारे में बोल रहा है। विंड ब्लोइंग ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन पुशेस द वाटर टू मूव। जो विंड है, जो वाटर पानी के सरफेस के ऊपर ब्लो कर रही है, वो पानी को धकेलती है। बिल्कुल सही बात है, जब विंड फ्लो करेगी तो अपने साथ सरफेस पे वो फ्रिक्शन बनाएगी। उस फ्रिक्शन की वजह से जो भी होगा, क्योंकि पानी मूवेबल है। देखो आप जब खड़े हो, हवा हवा मान ली खड़े हो आप, हवा इस तरफ से चल रही है तो ये यहाँ पे आपको फ्रिक्शन महसूस होगा, क्योंकि आप क्या हो, आपकी बॉडी मूव नहीं कर सकती, आप इसको मूव नहीं कर रहे हो, तो विंड इसको क्या होगी, विंड की वजह से इसको फ्रिक्शन तो महसूस होगा, लेकिन आप हिलोगे डुलोगे नहीं। लेकिन सपोज करो हमारे बाल जो है वो मूवेबल है, वो पानी, वो क्या होता है, वो बाल जो है वो विंड जब ब्लो करती है तो विंड के साथ ऐसे उड़ते हैं कि नहीं उड़ते? उड़ते हैं ना। अब सपोज करो इनकी रूट्स अगर अटैच ना हो तो ये तो पानी के विंड के साथ उड़ जाएंगे ना, कागज उड़ जाएगा ना, है ना। इसी तरीके से पानी भी क्या है, पानी बहने साथ में बहने लगता है। एक बात और यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, फ्रिक्शन बिटवीन विंड एंड वाटर सरफेस ऑफ द ओशन पुशेस वाटर टू मूव। वो फ्रिक्शन ही है जो वाटर कहाँ पे, वाटर सरफेस और विंड्स के बीच में, जो वाटर को मूव कराता है। कैसे? अगर सपोज करो ये विंड है, ये इसके ऊपर से ऐसे फ्लो कर रही है, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ना होता तो विंड ऊपर से चली जाती और पानी को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। मान लो आपने क्रीम लगाई हाथों पे, ऐसे करोगे फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो हाथ फिसलेंगे ना, है ना। तो आप इसको ऐसे नहीं, आप हाथों में क्रीम लगा के किसी चीज को पकड़ोगे तो फ्रिक्शन नहीं बनता, देखा ना आपने। लेकिन अगर आप फ्रिक्शन बनाना है तो आपको पहले क्रीम हाथ धोनी पड़ेगी, क्रीम हटानी पड़ेगी। कई बार क्या होता है, हम स्वेटी हो जाते हैं, जब हाथों में पसीने आता है तो हम पे ग्रिप नहीं बनती। हम जैसे मान लीजिए जिम वगैरह जा रहे हैं, ग्रिप्स हम डंबल वगैरह कर रहे हैं तो नहीं उठा पाते। तो कई बार नहीं होता वो कि आप मिट्टी ऐसे कर लेते हैं और फिर ग्रिप बन जाती है, बैट पकड़ने के लिए या बॉल पकड़ने के लिए करते हैं ना। तो क्यों करते हैं वो? ताकि फ्रिक्शन बने, एक लेयर होगी बीच में रफ पार्टिकल्स की और फ्रिक्शन बनेगा। वही फ्रिक्शन होता है एयर, विंड और वाटर सरफेस के बीच में, जो वाटर को मूव कराता है। क्योंकि वाटर मोटाइल है तो उस फ्रिक्शन की वजह से वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, आगे आएगा ग्रेविटी। ग्रेविटी टेंड्स टू पुल द वाटर डाउन द पाइल एंड क्रिएट ग्रेडियंट वेरिएशन। देखो क्या होता है, अर्थ पे किसी भी दो प्लेसेस पे ग्रेविटी जो होती है थोड़ी वेरिएशन करती है। ग्रेविटी क्या करती है, पानी को नीचे की तरफ खींचती है। अब अगर ये ग्रेविटी की का जो फोर्स का जो पानी को नीचे खींचना है, ये दोनों जगह बराबर होता तो ग्रेडियंट नहीं बनता। यहां पे ज्यादा है, यहां पे कम है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हाइट कम हो जाएगी पानी की, यहां पे पानी की हाइट ज्यादा हो जाएगी। जब पानी जब नीचे की तरफ सिंक करेगा तो ये वाला पानी इसको स्लो बन गया, फिलअप करने के लिए भागेगा, तो क्या होगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ठीक है, ओशन करंट हो जाएगा। अगला क्या, कोरियोलिस फोर्स intervenes and causes the water to move to the right in northern hemisphere and left in southern hemisphere। कोरियोलिस फोर्स का काम क्या है, अगर पानी की मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, जैसा कि विंड के केस में था, एयर करंट्स के केस में था, अगर पानी की मूवमेंट स्टार्ट हो गई है तो उसका क्या काम है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसको वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि अर्थ घूम रही है, और सदर्न हेमिस्फीयर में उसको लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, इस तरफ को। समझ आया? तो कोरियोलिस का फोर्स भी
कोरियोलिस का इम्पैक्ट भी होता है वाटर मूवमेंट में। जो डायरेक्शन बन रही है वो कोरियोलिस का इम्पैक्ट के बाद बनती है, ठीक है। These large accumulations of water flow around them are called gyres। अब होता क्या है, मान लो एक करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, पानी का वाटर ओशन करंट है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये अपने राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, जैसे आगे बढ़ेगा तो और ज्यादा मूव करेगा, फिर आगे बढ़ेगा और मूव करेगा राइट हैंड साइड की तरफ, फिर आगे बढ़ेगा और मूव करेगा राइट हैंड साइड की तरफ। इस तरीके से एक सर्कुलर पैटर्न में घूमता रहता है, समझे। और इस सर्कुलर पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, इसको हम जायर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, सर्कुलर मूवमेंट ऑफ ओशन करंट इज कॉल्ड जायर। These produce large circular currents in all ocean basins। जितने भी ओशन बेसिन है उनमें सर्कुलर करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, सरफेस के ऊपर ही ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं, इनको हम जायर्स बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया यहां तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ओशन करंट्स हम पढ़ रहे हैं, ओशन वाटर की बात कर रहे हैं, तो डेंसिटी और सॉलिडिटी बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंसेस इन वाटर डेंसिटी अफेक्ट द वर्टिकल मोबिलिटी ऑफ ओशन करंट्स। ये बात हमें पता है, ठीक है। क्या पता है कि वाटर जो डेंस ज्यादा होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है और लेस डेंस वाटर जो है वो ऊपर की तरफ रहता है, ये बात हमें पता है। लेकिन इससे ओशन करंट्स का क्या मतलब है मैं बताता हूँ आपको। ये मान लीजिए हमारा सरफेस है, यहाँ पे पानी की डेंसिटी ज्यादा हो गई, किसी वजह से हो गई, तो ये पानी नीचे की तरफ बहना स्टार्ट करेगा, जाना, यहाँ पे खाली हो गया। इधर जो कम डेंसिटी वाला पानी है या वो क्या होगा, वो इधर आना स्टार्ट कर देगा, इस जगह को फिल करना स्टार्ट करेगा। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से क्या होगा, ये भी ओशन करंट्स को इनिशिएट करने में या इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करती है डेंसिटी, क्योंकि जो ज्यादा डेंसिटी वाला पानी है वो नीचे रहेगा और नीचे अब यहाँ पे जगह खाली हो गई है तो ये पानी अब इस तरफ बहना स्टार्ट कर देगा। अगेन फिर ये यहाँ पे आएगा, इसकी डेंसिटी फिर दोबारा ये ऊपर जाएगा, इसकी टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है अगर यहाँ पे डेंसिटी कम है तो यहाँ पे या तो टेम्परेचर ज्यादा होगा या सैलिनिटी यहाँ पे कम होगी, है ना। तो यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, मान लीजिए टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा है तो फिर दोबारा इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, फिर दोबारा ऊपर सरफेस पे आएगा, अब फिर दोबारा यहाँ का पानी, जो पानी यहां से यहां आया था उसकी डेंसिटी फिर दोबारा बढ़ गई। मैंने बताया ना सर्कुलेशन चलता रहता है इसी तरीके से, वही पानी घूमता रहेगा, है ना। तो डेंसिटी का भी ओशन करंट्स में इंपैक्ट पड़ता है। वाटर विद हाई सैलिनिटी इज डेंसर देन वाटर विद लो सैलिनिटी। अब फिर से अब वो जो पानी जिसकी सैलिनिटी ज्यादा वो ज्यादा डेंस होगा और जिसकी सैलिनिटी कम है वो कम डेंस होगा। तो इसका मतलब पानी जो है वो लो सैलिनिटी से हाई सैलिनिटी की तरफ फ्लो कर रहा है, ग्रेडियंट जो होगा वो लो सैलिनिटी से हाई सैलिनिटी की तरफ होगा। इन द सेम वे कोल्ड वाटर इज डेंसर देन वार्म वाटर। इसी तरीके से कोल्ड वाटर भी ज्यादा डेंस है और वार्म वाटर कम डेंस है, इसलिए पानी कोल्ड वाटर हॉट रीजन्स की वजह तरफ से कोल्ड रीजन्स की तरफ भी फ्लो करेगा, क्योंकि कोल्ड वाटर तो नीचे चला जाएगा, सिंक करेगा। तो इस जगह को फिलअप करने के लिए हॉट जो लेस डेंस वाटर आएगा हॉट रीजन से, ये पानी नीचे नीचे धीरे धीरे इधर ट्रैवल करेगा, फिर दोबारा ऊपर जाएगा, ये जगह खाली हो चुकी है क्योंकि ये पानी यहाँ आ गया, है ना। तो फिर दोबारा ये वापस जाएगा, फिर इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, इसी तरीके से सर्कुलेशन चलता रहेगा। समझ आ गया? डेंसिटी बहुत ज्यादा भी वाटर फ्लो में ओशन करंट्स के फ्लो में इंपैक्ट करती है और डेंसिटी को टेम्परेचर और सैलिनिटी इंपैक्ट करते हैं, ये हमें पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। डेंसर वाटर टेंड्स टू सिंक। डेंसर वाटर जो वो सिंक करता है, while the relatively lighter water tends to rise। और जो रिलेटिवली लाइटर वाटर होता है जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है, ठीक है। यही मैकेनिज्म है, यही एक लॉजिक है वाटर मूवमेंट का, जो है लॉजिक है, ठीक है। अब इसमें ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा है यहाँ पे याद रखने वाली। आगे अभी हम टाइप्स ऑफ करंट्स पढ़ेंगे तो उसमें भी इन चीजों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कोल्ड वाटर ओशन करंट्स ओकर। कोल्ड वाटर ओशन वाटर करंट्स कब होते हैं? When the cold water at the poles। देखो हमें पता है पोल्स पे जो है पानी कोल्ड है, सिंक, ये पानी सिंक करेगा। जो कोल्ड पोल है हमारा, मान लो पोल है, ये इक्वेटर है, ये हमारा पोल है,
तो यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा ठंडा है तो डेंसिटी बढ़ जाएगी इसकी, तो ये पानी सिंक करने लगेगा। कोल्ड वाटर द पोल स्लोली सिंक्स एंड स्लोली मूव्स टुवर्ड द इक्वेटर, और धीरे धीरे इक्वेटर की तरफ बढ़ता है। ये पानी सिंक करेगा और नीचे नीचे ही अंडर करंट बोलते हैं इसको, आगे डिटेल में बताऊंगा। इक्वेटर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगा, ठीक है। जगह कहाँ मिल रही है इसको, जगह तो मिल ही रही है। ये पानी इधर आ रहा है तो इधर का पानी ऊपर जाएगा, तो जगह तो अपने आप बनती चली जा रही है, ठीक है। वार्म वाटर करंट्स ट्रेवल आउट फ्रॉम द इक्वेटर अलोंग द सरफेस, और वार्म वाटर करंट जो है वो सरफेस पे ट्रेवल करेगा। यहाँ पे पानी की डेंसिटी कम है, ये पानी फैल चुका है, एक्सपेंड हो चुका है, ये पानी पोल की तरफ भागेगा इस गैप को फिल करने के लिए, टू फ्लो टुवर्ड्स द पोल्स टू रिप्लेस द सिंकिंग कोल्ड वाटर। इस सिंकिंग कोल्ड वाटर को रिप्लेस करने के लिए इक्वेटर से वार्म वाटर आएगा, इसको हम वार्म वाटर करंट बोलते हैं, ठीक है। ये सर्कुलेशन आपको पता चल गया। अभी ओशन करंट्स में इतना ही है, ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ करंट्स में। इसमें अगर कोई चीज ऐसी आपको लग रहा है कि कुछ कंफ्यूजन रह गई है तो आपको टाइप्स ऑफ करंट्स पर क्लियर हो जाएगी, जरा टेंशन वाली लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी यही सब चीजें दोबारा रिपीट होंगी, इनको बहुत अच्छे तरीके से जरा से एक्सप्लेन किया जाएगा टाइप्स ऑफ करंट्स में और मेजर करंट्स में। जब मेजर ओशन करंट्स पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा इनके बारे में, ठीक है। तो जरा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वैसे मुझे लगता है आपको सब कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क क्या है, ये बॉक्स है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओशन करंट्स। इसमें ओशन करंट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए। आपको क्या करना है, इस बॉक्स को पढ़ना है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में देना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया ओशन करंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में या इस बॉक्स में जो भी कुछ लिखा है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं वो आपको दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है। ये टॉपिक खत्म हो गया, अगला टॉपिक हम टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।